हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वीडियो सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर 2 है, जिसका टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स 3D सीरीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और साथ ही साथ हम देखेंगे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का वेरिएशन कैसे होता है और उसके पीछे क्या रीजन है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए ध्यान से। पॉइंट नंबर 1 में, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज लाइक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटेलिक लस्टर। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं। तो मेटल की जो टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी वो शो करते हैं। जैसे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हम अच्छे से जानते हैं मेटल्स के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही हाई है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई देखने को मिलती है। दूसरा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मेलिएबिलिटी भी देखने को मिलती है, जहां पे वो थिन शीट्स में इजीली कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डक्टिलिटी भी मिलती है, जहां पे वो थिन वायर्स में इजीली कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी मिलती है, और साथ ही साथ उनमें मेटलिक लस्टर भी पाया जाता है, उनका आउटर मोस्ट सरफेस शाइनिंग होता है। तो ये सारी जो मेटल की प्रॉपर्टीज हैं वो सब की सब प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखने को मिलती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब आगे बात करते हैं दूसरी और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस करते हैं। आगे हम बात करें ट्रांजिशन मेटल की दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो हम क्या कहेंगे। पॉइंट नंबर 2 ध्यान से देखिए। द ट्रांजिशन मेटल्स विद एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर वेरी मच हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी। अगर हम जिंक, कैडमियम और मरकरी को हटा दें, जो कि ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते हैं, तो उनके अलावा जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, और उनकी वोलेटिलिटी बहुत ही लो होती है। वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स की उनकी इजीली वेपर नहीं बनती, वो वेपराइज इजीली नहीं हो सकते, राइट। तो सारे के सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही हार्ड हैं, और उनकी वोलेटिलिटी बहुत ही लो है। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड एंड प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो बहुत ही हाई होते हैं, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड के साथ साथ हम क्या बोलेंगे, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, वो बहुत हाई होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। The high melting point of these metals are attributed to the involvement of greater number of electrons from n-1 d subshell in addition to the ns electrons in the interatomic metallic bonding। यहाँ पे हम ये भी बात कहना चाह रहे हैं कि इन मेटल्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट का एक रीजन ये भी है कि इनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि n-1 d सबशेल से तो होते ही हैं, उसके साथ साथ ns सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं इंटर एटॉमिक मेटलिक बॉन्डिंग में। तो इनके ट्रांजिशन मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट का रीजन ये भी कहा जाता है कि इनमें ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। n-1 d सबशेल से भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, और ns सबशेल से भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे इंटर एटॉमिक मेटलिक बॉन्डिंग में। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक मेटलिक बॉन्डिंग, their enthalpy of atomization is high, so they have high melting point and boiling point। क्योंकि इनमें जो इंटर एटॉमिक मेटलिक बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर हो रही है, ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन की वजह से, इसलिए इनका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई है। और जब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई है, इसीलिए इन सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन कैसे होगा किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो हम क्या कहेंगे, देखिए। On moving from left to right along a period, the melting point of these metals firstly increases and becomes maximum and then decreases regularly towards the end of the period। यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड में, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ेगा,
और बढ़ने के बाद मैक्सिमम तक जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट में रेगुलरली कंटिन्यूअसली पीरियड के एंड होने तक डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स राइज टू अ मैक्सिमम एट D5 कॉन्फ़िगरेशन। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है और कब तक बढ़ता है, मैक्सिमम कब तक होता है, D5 कॉन्फ़िगरेशन जो मिडिल में आती है वहां तक इनका मेल्टिंग पॉइंट राइज होके बढ़ के मैक्सिमम तक आ जाता है, except for anomalous values of Mn and Tc and fall regularly as the atomic number increases. Anomalous values Mn और Tc के लिए मिलती हैं, उसके अलावा हम कहें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कंटिन्यूअसली रेगुलरली डिक्रीज होता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, राइट। तो एटॉमिक नंबर के बढ़ने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर D5 के बाद आपको मेल्टिंग पॉइंट में डिक्रीज देखने को मिलता है, फॉल देखने को मिलता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। ठीक है, अब आगे देखिए, the strength of interatomic metallic bonding in the transition elements is roughly related to the number of half-filled d orbitals. जाहिर सी बात है, जो इंटर अटोमिक मेटलिक बॉन्डिंग है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर हम कह रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। और वो ज्यादा क्यों है, उसका हम रफली जो रिलेशन बता सकते हैं वो बता सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जितने ज्यादा हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, जितनी ज्यादा संख्या में हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, उतना ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स में स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक मेटलिक बॉन्डिंग होगी, जिस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू हाई आएगी, राइट। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर एटॉमिक मेटलिक बॉन्डिंग इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज रफली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर इंटर एटॉमिक मेटलिक बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो हम रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स के साथ। जितना ज्यादा हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स का नंबर बढ़ेगा, उतनी ही इंटर एटॉमिक मेटलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। अब अगर हम बात करें शुरुआत में क्या वेरिएशन देखने को मिलता है, तो देखिए, इन द बिगिनिंग द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल इंक्रीजेस टिल द मिडल ऑफ द पीरियड। जब हम शुरुआत से देखें, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो शुरुआत में इनिशियली क्या होगा, द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल इंक्रीजेस। डी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरता जाता है और हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स का नंबर बढ़ता जाता है। कब तक बढ़ता है ये, टिल द मिडिल ऑफ द पीरियड। मिडिल ऑफ द पीरियड तक आते आते, D5 तक आते आते हाफ फिल्ड का नंबर जो है, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स का नंबर जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता है और मिडिल ऑफ द पीरियड आके D5 तक आते हुए ये मैक्सिमम हो जाता है, कॉजिंग इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरएटॉमिक मेटलिक बॉन्ड। और ऐसा होने से, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स का नंबर बढ़ने से मिडिल तक आते आते क्या होगा कि जो इंटर एटॉमिक मेटलिक बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। अब आगे देखिए, but thereafter the pairing of electrons in the d orbital occur and the number of half filled orbitals decreases, which also cause decrease in melting point. और जब D5 के बाद D6 से पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की d ऑर्बिटल्स के अंदर, ऐसा होने से जो नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है वो डिक्रीज होंगे, ऐसा होने से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरएटॉमिक मेटलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसकी और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। मिडिल तक आते आते ये हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स का नंबर मैक्सिमम है, तो मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा मिडिल में और इंटरएटॉमिक मेटलिक बॉन्ड भी मिडिल में स्ट्रॉन्गर होगा। फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होने से हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स का नंबर डिक्रीज होने लगेगा, जिस वजह से इंटरएटॉमिक मेटलिक बॉन्ड वीक होने लगेगा और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने लगेगा। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, ट्रेंड्स इन एंथैल्पीज ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन का ट्रेंड क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम देखें हमारे पास जो अलग अलग 3D 4D 5D सीरीज हैं, डी सीरीज में क्या वेरिएशन देखने को मिलता है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन डिफरेंट डी की सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, 3D सीरीज की सबसे कम होगी, 4D सीरीज की उससे ज्यादा होगी, 5D सीरीज की उससे ज्यादा होगी। सो 3D 4D एंड 5D इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहे हैं ध्यान से देखिए, देयरफॉर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, greater the number of valence electrons, stronger the interatomic attraction, and hence stronger bonding between atoms, resulting in higher enthalpy of atomization. देखो स्टूडेंट, सीधी सी बात है, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन को आपको रिलेट करना है इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर से। जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितनी ज्यादा संख्या में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ही इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा,
उस वजह से स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग देखने को मिलेगी एटम्स के बीच में, जिस वजह से एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। ठीक है, अब आगे देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। मेटल्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दैट इज 4d सीरीज एंड 5d सीरीज, हैव greater enthalpies of atomization than the corresponding elements of first series, that is 3d series। अभी हमने ऊपर ऑर्डर देखा, 3D 4D 5D जाने पर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ती हैं, तो यहाँ पे उसी बात को समझाया गया है कि जो सेकंड और थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, सेकंड सीरीज कौन सी है, 4D सीरीज, और थर्ड सीरीज कौन सी है, 5D सीरीज। तो 4D सीरीज और 5D सीरीज की जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन है वो ज्यादा होती हैं, ग्रेटर होती हैं, किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि है 3D सीरीज। ओके, तो इस तरह से हमने इस वीडियो का सबसे फर्स्ट पार्ट जो कि है फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन से रिलेटेड, उन सब बातों को यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम चलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट की ओर, जहाँ पे हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एटॉमिक और आयनिक रेडियई के बारे में। सबसे पहले हम एक जनरल ट्रेंड देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, फिर हम उसके बाद उसके रीजन को समझेंगे और उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। देखिए, हम बात करते हैं अब एटॉमिक एंड आयनिक रेडियई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियई फर्स्ट डिक्रीजेस till the middle, becomes almost constant and then increases towards the end of the period। अगर हम एक जनरल वेरिएशन की बात करें कि एटॉमिक और आयनिक रेडियई ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैसे वेरी करेगी किसी पीरियड में, तो हम क्या कहेंगे, पहले वो डिक्रीज होगी, कंटिन्यूस आपको क्या होगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। कहां तक डिक्रीज देखने को मिलेगा, टिल द मिडिल, मिडिल तक आते आते ट्रांजिशन एलिमेंट्स की साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी, चाहे वो एटॉमिक रेडियई हो या आयनिक रेडियई हो, पहले आपको मिडिल तक आते आते डिक्रीज देखने को मिलेगा। बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, फिर मिडिल से आगे चलने पर क्या रहेगा, एटॉमिक और आयनिक रेडियई ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। फिर देन इंक्रीजेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड, और फिर पीरियड के एंड में आते आते अचानक से फिर से आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो क्या ट्रेंड हो गया, पहले एटॉमिक रेडियई डिक्रीज हो रही है, मिडिल तक आते आते फिर मिडिल में ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रही है, और फिर उसके बाद एंड ऑफ द पीरियड आते आते फिर से आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। अब समझते हैं ऐसा क्यों होता है। तो देखिए पॉइंट नंबर 2, it is due to the fact that new electrons enters a d orbital each time the nuclear charge increases by unity। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रीजन हम ये कह सकते हैं कि जब नया इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी ऑर्बिटल में, तो हर बार जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 1 से बढ़ता है, यूनिटी से इंक्रीज होता है। But the shielding effect of a d electron is not that effective, hence the net electrostatic force of attraction between the nuclear charge and the outermost electron increases and atomic and ionic radii decreases। यानी जब हम कह रहे हैं, सबसे पहली बात क्या कही हमने कि जब नया इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी ऑर्बिटल में, तो हर बार न्यूक्लियर चार्ज यूनिटी से इंक्रीज होता है, लेकिन जो डी इलेक्ट्रॉन है उनका शील्डिंग इफेक्ट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इस वजह से जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, न्यूक्लियस चार्ज और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो बढ़ने लगेगा, और ऐसा होने से, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ने से, जो एटॉमिक और आयनिक रेडियई है वो डिक्रीज होने लगेगी। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। अब आगे क्या कह रहे हैं, however the increased nuclear charge is partly cancelled by the increased shielding effect of electrons in the d orbitals of penultimate shell। जबकि अगर हम करें कि हम बात करें कि इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज जो होगा, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज में जो इंक्रीज होगा वो थोड़ा बहुत अमाउंट में पार्टली जो होगा वो कैंसल्ड हो जाएगा, किसकी वजह से, इंक्रीज्ड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डी ऑर्बिटल्स के अंदर, पेनल्टीमेट शेल्स के अंदर जो डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका शील्डिंग इफेक्ट जो बढ़ेगा, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो बढ़ेगा, वो पार्टली कैंसल हो जाए, या जो इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इंक्रीज्ड शील्डिंग इफेक्ट के इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन के जो इंक्रीज्ड शील्डिंग इफेक्ट होगा उससे पार्टली कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, अब आगे देखिए, when the increased nuclear charge and increased shielding effect balance each other, the atomic radii becomes almost constant। ठीक है, अब ये समझा रहा है कि हमने कहा मिडिल में एटॉमिक और आयनिक रेडियई ऑलमोस्ट सेम रहेगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, तो क्यों रहेगी, उसका रीजन यहाँ पे बताया गया पॉइंट नंबर 4 में, कि जब इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और शील्डिंग अफेक्ट, स्क्रीनिंग अफेक्ट में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो इंक्रीज्ड शील्डिंग अफेक्ट और इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज दोनों एक दूसरे को जब बैलेंस कर देंगे, तो एटॉमिक रेडियई क्या रहेगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी।
ठीक है, अब आगे देखिए, द इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस टुवर्ड्स द एंड मे बी एट्रीब्यूटेड टू द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कॉज्ड बाय द शील्डिंग इफेक्ट। और लास्ट में आते आते जब एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज देखने को मिलेगा, उसका रीजन हम क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट से, वो बढ़ जाएगा और वो ओवरकम कर देगा न्यूक्लियर चार्ज को, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण, शील्डिंग इफेक्ट के कारण साइज बढ़ने लगेगी। यही बात यहाँ कही गई है, द इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस towards the end may be attributed to the electron electron repulsion caused by the shielding effect। शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है, उसकी वजह से ही एटॉमिक रेडियस एंड में आते आते इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब आगे देखिए, इन फैक्ट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स अकर्स आफ्टर d5 कॉन्फ़िगरेशन। d5 कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसके बाद ही आपको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग d ऑर्बिटल्स में देखने को मिलेगी, और d5 के बाद ही शील्डिंग इफेक्ट में एक प्रोग्रेसिव स्क्रीनिंग इफेक्ट में इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिस वजह से वो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ऑलमोस्ट कैंसल आउट कर देगा। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन के बीच में, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है, उस वजह से एटॉमिक और आयनिक रेडियस में इंक्रीज देखने को मिला एंड ऑफ द पीरियड में। यही बात यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 में समझाई गई है। Thus, the repulsive interaction between the paired electrons causes increase in the atomic or ionic radii। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बीच में जो रिपल्सिव इंटरेक्शन हुआ, उन दोनों के बीच में जो रिपल्शन इंक्रीज हो गया, रिपल्सिव इंटरेक्शन जो हो गया, उस वजह से एटॉमिक और आयनिक रेडियस में इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है, ये तो सारी बातें हमने कर ली लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है। अब हम समझते हैं 3D सीरीज और 4D सीरीज और 5D सीरीज में क्या होगा, यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या वेरिएशन होगा एटॉमिक रेडियस में। तो देखिए ध्यान से, पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। द एटॉमिक रेडियस शोज एन इंक्रीज ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्रॉम 3D सीरीज टू 4D सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स। जो एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, तो 3D सीरीज से 4D सीरीज जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज देखने को मिलता है। But the atomic radii of 5D series is nearly same as that of 4D series of elements। यहाँ पे कमाल की बात क्या है कि जो 5D सीरीज की अगर हम बात करें, उनकी एटॉमिक रेडियस नियरली सेम है 4D सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स की, यानी 3D से 4D जाने पर साइज में इंक्रीज देखने को मिला, लेकिन 4D से 5D सीरीज में जाने पर साइज ऑलमोस्ट सेम है, साइज नियरली सेम है। अब आगे देखिए, ऐसा क्यों है, तो पॉइंट नंबर 9 समझाया गया कि पॉइंट नंबर 8 में ऐसा क्यों होता है, क्यों 4D और 5D की साइज सेम होती है। तो देखिए ध्यान से, इट इज ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द 4f ऑर्बिटल व्हिच मस्ट बी फिल्ड बिफोर द 5D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स बिगिन। ऐसा इसलिए होता है कि 4f ऑर्बिटल्स का इंटरवेंशन होगा, जो कि पहले फिल किए जाने चाहिए 5D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स के स्टार्ट होने से पहले। ओके, अब आगे देखिए, the filling of 4f before 5D results in the regular decrease in the atomic radii, which is called as lengthenoid contraction, which essentially compensate for the expected increase in the atomic size with increasing atomic number। क्या कहना चाह रहे हैं कि 4f की फिलिंग 5D ऑर्बिटल से पहले करने की वजह से क्या हुआ, जाहिर सी बात है 5D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले इलेक्ट्रॉन किस में भर दिया जाता है, 4f के अंदर, और 4f में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले हुई, 5D ऑर्बिटल से पहले हुई, इस वजह से क्या हुआ, एटॉमिक रेडियस में कंटिन्यूअसली रेगुलरली डिक्रीज देखने को मिला, जिसे हम कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ऐसा होने की वजह से क्या हुआ, जो एटॉमिक साइज बढ़ती है एटॉमिक नंबर की वजह से, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, वो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ शेल्स की वजह से, वो आपको इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। तो जो एटॉमिक साइज बढ़नी चाहिए एटॉमिक नंबर के बढ़ने पर, वो कंपेंसेट हो गई किसके द्वारा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा। ओके, अब आगे देखिए, तो नेट रिजल्ट क्या रहा, नेट रिजल्ट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये रहा कि 4D और 5D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की साइज ऑलमोस्ट सेम होती है, रेडियाई ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो क्या कह देंगे, द नेट रिजल्ट ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज दैट the 4D series and 5D series of the elements exhibit similar radii। तो ऑर्डर ऑफ साइज क्या हो जाएगा, 3D से 4D जाने पर साइज बढ़ता है, लेकिन 4D और 5D का साइज नियरली सेम होता है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जर्कोनियम और हॉफनियम में। जर्कोनियम जिसकी साइज होती है 160 पिकोमीटर और हॉफनियम जिसकी साइज होती है 159 पिकोमीटर।
4D सीरीज और 5D सीरीज के दो एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होती है या सिमिलर एटॉमिक रेडियस होती है, और इसका रीजन हम कहेंगे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को। एग्जामिनर सीधा सीधा पूछ लेगा आपसे कि जर्कोनियम और हॉफनियम की साइज सिमिलर क्यों होती है। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जर्कोनियम और हॉफनियम की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, और ये साइज सिमिलर क्यों है, क्योंकि इनके अंदर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, या इसके लिए लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब अगर एक बार समझें ये lengthened contraction होता क्या है, तो हम क्या कहेंगे, there is a steady decrease in atomic radii from lanthanum due to poor shielding effect of inner core 4f electrons। ये हमारे पास जो 4f सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर कोर के जो 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिस वजह से जो एटॉमिक रेडियाई है लैंथेनम से कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है और एक स्टेडी डिक्रीज देखने को मिलता है। इसे हम कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो 4f के इनर कोर के इलेक्ट्रॉन्स का, इनर कोर के 4f इलेक्ट्रॉन्स का, इसे इनर कोर क्यों कहा, जाहिर सी बात है हमारा 6th शेल चल रहा होता है और ये 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4th शेल के f सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर कोर 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, जिस वजह से लैंथेनम के बाद से कंटिन्यूअसली एटॉमिक रेडियस में डिक्रीज देखने को मिलता है, जिसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं डेंसिटी का वेरिएशन कैसे होता है। एटॉमिक और आयनिक रेडियस तो हमने समझ लिया। अब देखिए, द डिक्रीज इन द मेटलिक रेडियस कपल विद द इंक्रीज इन एटॉमिक मास results in the general increase in the density of elements from titanium to copper। अगर हम 3D सीरीज की डेंसिटी का वेरिएशन समझने की कोशिश करें तो हम क्या कहेंगे, डेंसिटी दो बातों पे डिपेंड करती है, मास पे और वॉल्यूम पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक मास तो बढ़ रहा है, और जो मेटल की रेडियस है, मेटलिक रेडियस है, उसमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो मेटलिक रेडियस में डिक्रीज होना, साथ ही साथ एटॉमिक मास में इंक्रीज होना, दोनों की वजह से क्या होगा, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स बढ़ेगी 3D सीरीज में, टाइटेनियम से लेके कॉपर तक जाने पे इंक्रीज देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा, इस वीडियो में हमने बात की डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के चैप्टर के दो टॉपिक के बारे में। पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझा और फिर हमने एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को समझा। उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो भी आपको समझा है वो समझ में आया होगा और आपने वीडियो पूरा एंड तक देखा होगा, ताकि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, उस पे बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि 12th क्लास के जितने भी वीडियोस हैं चैप्टर वाइज सिस्टमेटिकली आपको मिल जाएं, और आप चैनल पे जाके विजिट भी कर सकते हैं। और जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी तरफ से जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।